चलिए कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे फॉर्मूला के घटक पहचानना, फॉर्मूलाज इस्तेमाल करना, फॉर्मूलाज कॉपी करना, फॉर्मूलाज डिस्प्ले करना और एरर मैसेजेस के प्रकार पहचानना। एक्सेल के सभी फॉर्मूलाज की शुरुआत इक्वल टू इस चिन्ह से होनी चाहिए। समझिए, आपको सेल में 50 का वर्ग चाहिए तो आप गुणाकार का चिन्ह इस्तेमाल कर सकते हैं और जवाब पाने के लिए इक्वल टू 50 एस्टरिस्क 50 ऐसे लिख सकते हैं। पर्याय के तौर पर आप एक्सपैंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 का वर्ग यानी 50 रेज्ड टू द पावर ऑफ 2 इक्वल टू 50 कैरेट 2 ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करके भी आपको वही जवाब मिलेगा। फॉर्मूलाज में आप डायरेक्ट सेल रेफरेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पत्रक के हर छात्र को मिले गुण गिनने के लिए आप होम टैब के ऑटोसम कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। J8 सेल पर क्लिक कीजिए और फिर ऑटोसम पर क्लिक कीजिए। इस्तेमाल किया हुआ फॉर्मूला आप देख सकते हैं। सम में यहां प्री डिफाइंड एक्सेल फंक्शन है। फंक्शंस के बारे में अधिक जानकारी जल्द ही लेते हैं। जवाब देखने के लिए एंटर दबाइए। फॉर्मूला 3 घटक का बनता है, इक्वल साइन, फंक्शन नेम और आर्ग्यूमेंट। ऑटोसम इस्तेमाल करने के अलावा आप खुद का फॉर्मूला एंटर कर सकते हैं। J9 सेल में टाइप कीजिए इक्वल टू SUM यानी सम, उसके बाद ब्रैकेट टाइप करके उसमें टाइप कीजिए यानी शुरुआती सेल नंबर और आखिरी सेल नंबर। इस केस में D9 से I9 बीच में कोलन के साथ। D9 कोलन बाद में I9 टाइप कीजिए और फिर ब्रैकेट पूरा कीजिए। आप सेल में फॉर्मूला टाइप करते हैं तब आपको वही फॉर्मूला ऊपर फॉर्मूला बार में भी दिखेगा। जवाब देखने के लिए एंटर दबाइए। सेल में फॉर्मूला टाइप करने के अलावा सेल सिर्फ एक्टिव रख के वही फॉर्मूला आप डायरेक्ट फॉर्मूला बार में टाइप कर सकते हैं। अधिक लंबे फॉर्मूलाज होंगे तो फॉर्मूला बार का इस्तेमाल उपयुक्त होता है। फॉर्मूला बार से फॉर्मूला क्लियर करने के लिए फॉर्मूला बार के X आकार के चिन्ह पर क्लिक कीजिए। फॉर्मूला रजिस्टर करने के लिए टिक मार्क पर क्लिक कीजिए। सेल रेफरेंसेस टाइप करने के बजाय आप सेल रेंज सिलेक्ट करने के लिए ड्रैग भी कर सकते हैं। J10 सेल में क्लिक कीजिए। अब फॉर्मूला की शुरुआत यानी इक्वल टू टाइप कीजिए, उसके बाद सम टाइप कीजिए, अब ब्रैकेट टाइप कीजिए। उसके बाद अब D10 से I10 सेल्स आपकी माउस के सहायता से सिलेक्ट कीजिए और ब्रैकेट पूरा कीजिए। एंटर प्रेस कीजिए। अब ये फॉर्मूला J11 में कॉपी करते हैं। J10 सेल पर क्लिक करके फॉर्मूला कॉपी करने के लिए Ctrl+C एक साथ प्रेस कीजिए। अब J11 में आके वो पेस्ट करने के लिए Ctrl+V प्रेस कीजिए। फॉर्मूला बार में देखिए, फॉर्मूला कॉपी किया गया है लेकिन रो नंबर मात्र बदले गए हैं। एक्सेल जानता है कि जैसे ये फॉर्मूला J11 में कॉपी किया गया है तो उस सेल के एकूण गुण ये उसी रो के वैल्यूज इस्तेमाल करके गिनने हैं। उसके अनुसार फॉर्मूला बदला गया है। उस कॉलम के सभी सेल्स में फॉर्मूला कॉपी करने के लिए J12 से J27 सेल्स सिलेक्ट कीजिए और Ctrl+V प्रेस कीजिए। आपको सभी सेल्स के करेक्ट गुण मिलेंगे। फॉर्मूलाज कॉपी करने के लिए इससे भी अधिक सुलभ तरीका है। पहले छात्र के गुणों की परसेंटेज गिनने के लिए K8 सेल में क्लिक कीजिए। अब उस सेल में टाइप कीजिए इक्वल टू J8/6 क्योंकि विषय 6 है और अब एंटर प्रेस कीजिए। अब सेल K8 फिर एक्टिवेट कीजिए। आपका माउस सेल के नीचे के दाहिने कोने में लीजिए। अब वहां से ड्रैग करते हुए डायरेक्ट कॉलम के आखिर तक नीचे आइए। इससे सभी सेल्स में फॉर्मूला कॉपी होगा और आपको सभी छात्रों के परसेंटेज मिलेंगे। परसेंटेज 2 दशांश स्थान के स्वरूप में संक्षिप्त करके लिखने हैं।
तो सभी सेल्स एक्टिवेट करके होम टैब के नंबर ग्रुप के ड्रॉप डाउन लिस्ट से नंबर सिलेक्ट कीजिए। अब सिलेक्शन के बाहर क्लिक कीजिए। फॉर्मूलाज दर्शाना। फॉर्मूला इस्तेमाल करके मिलने वाले जवाब डायरेक्ट लिखने के बजाय आप सेल्स में इस्तेमाल किए फॉर्मूलाज डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर्मूला टैब एक्टिवेट कीजिए और फॉर्मूला ऑडिटिंग ग्रुप के शो फॉर्मूलाज आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको आपकी वर्कशीट देखनी है या प्रिंट करनी है, तब सभी फॉर्मूलाज सही है या नहीं, ये चेक करने के लिए इसका बहुत फायदा होता है। सभी फॉर्मूलाज देखने के लिए दाहिनी तरफ स्क्रॉल कीजिए। पहले जैसे जवाब डिस्प्ले करने के लिए फिर से शो फॉर्मूलाज आइकॉन पर क्लिक कीजिए। एक्सेल एरर मैसेजेस। सभी फॉर्मूलाज सही लिखे जाने बहुत जरूरी है। गलत फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया या कुछ गड़बड़ होती है तो यहां दिखाए जैसे एक्सेल एरर मैसेज दिखाता है। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ये एक्सेल का एक विशेष फीचर है। फॉर्मूला निर्भर रहने वाले किसी सेल के कोई वैल्यू अगर बदली गई तो उस पर निर्भर जवाब के एक्सेल ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता है। चलिए I8 के छात्र के मार्क्स चेंज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तुरंत टोटल और परसेंट इन सेल्स के वैल्यू भी उसके अनुसार ऑटोमेटिकली बदले हुए आपको दिख जाएंगे। आज आपने क्या सीखा उसका एक रिवीजन करते हैं। फॉर्मूला के घटक पहचानना, फॉर्मूलाज इस्तेमाल करना, फॉर्मूलाज कॉपी करना, फॉर्मूलाज डिस्प्ले करना और एरर मैसेजेस के प्रकार पहचानना। चलिए कुछ नया सीखें। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे सेल रेफरेंसेस के प्रकार, एब्सोल्यूट रेफरेंसेस का इस्तेमाल करना और मल्टीपल शीट्स के रेफरेंसिंग करना। प्रस्तुत वर्कशीट में छात्रों ने टेस्ट में प्राप्त किए गुण दिखाए गए हैं। अब वार्षिक परीक्षा में हर छात्र के टेस्ट के गुण के 20% गुण कैलकुलेट करने हैं। इस कैलकुलेशन के लिए आप एब्सोल्यूट रेफरेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में अगर परसेंटेज 20% से कम ज्यादा हुआ तो आपको सिर्फ एक सेल में ही बदलाव करना जरूरी है, जो सेल है G3। अब 20% मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए E8 एक्टिवेट करके उसमें इक्वल टू D8 एस्टेरिक्स $G$3 ऐसे टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। G के और 3 के पहले डॉलर लिखकर आपने कॉलम और रो रेफरेंसेस को एब्सोल्यूट किया है। हैंडल को कॉलम के अंत तक ड्रैग करते हुए E8 से यह फॉर्मूला बाकी के छात्रों के लिए भी कॉपी कीजिए। अब कॉलम में से कुछ सेल्स में क्लिक करके फॉर्मूला बार में फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला के कॉपी किए होने पर और पहले सेल्स के रेफरेंस चेंज होने पर भी आप सभी जगह G3 का रेफरेंस स्थिर रहा हुआ देख सकते हैं। रेफरेंसिंग मल्टीपल शीट्स। काम करते हुए आपको बहुत सारे शीट से डेटा रेफरेंस के तौर पर लेना पड़ सकता है। इसी को रेफरेंसिंग मल्टीपल शीट्स कहा जाता है। प्रस्तुत वर्कशीट के शीट 1 में परीक्षा में छात्रों ने प्राप्त किए मार्क्स दिखाए हैं। शीट 2 में टेस्ट में प्राप्त किए मार्क्स दिखाए हैं। अब हमें शीट 3 में परीक्षा और टेस्ट मिला के पूरे मार्क्स दिखाना जरूरी है। शीट 3 के सेल C2 पर क्लिक कीजिए और उसमें फॉर्मूला टाइप कीजिए इक्वल टू शीट 1 C2 प्लस शीट 2 एक्सक्लेमेशन मार्क C2 और एंटर प्रेस कीजिए। दोनों शीट्स के गुणों का जोड़ बराबर आपको यहां दिखेगा। इस प्रकार शीट 1 उद्गारवाचक चिन्ह C2 ये सेल C2 ऑन शीट 1 को रेफर करता है।
तथा शीट 2 उद्गारवाचक चिन्ह C2 ये सेल C2 ऑन शीट 2 को रेफर करता है। सभी छात्रों के कुल मार्क्स पाने के लिए यही फॉर्मूला कॉलम के सभी सेल्स में कॉपी कीजिए। इस प्रकार आप वर्कबुक के अलग अलग वर्कशीट्स के डेटा कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आपने क्या सीखा, इसका एक रिवीजन करते हैं। सेल रेफरेंसेस के प्रकार, एब्सोल्यूट रेफरेंसेस का इस्तेमाल करना और मल्टीपल शीट्स के रेफरेंसिंग करना। इस एक्टिविटी में आप एक्सेल के भिन्न फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। एक्टिविटी पूरी करने पर आप सीख पाएंगे फंक्शन की संज्ञा करना, डेट फंक्शन का इस्तेमाल करना, इफ फंक्शन समझाना, इफ्स फंक्शन का इस्तेमाल करना, फॉर्मूला वैल्यू कॉपी करना, लेन फंक्शन समझना, अपर, लोअर और प्रॉपर फंक्शन का इस्तेमाल करना, सम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करना और समझाना, काउंट इफ फंक्शन समझाना, काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक फंक्शंस का इस्तेमाल करना, टेक्स्ट जॉइन फंक्शन का इस्तेमाल करना, स्विच फंक्शन का इस्तेमाल करना और वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शंस का इस्तेमाल करना। फंक्शन यानी एक पूर्व लिखित फॉर्मूला होता है जो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन के कार्य करता है। आपने सम फंक्शन देखा। हर फंक्शन का एक विशिष्ट सिंटैक्स होता है, उसी से उससे संबंधित नियमों का संच होता है। इसका अर्थ ऐसा कि जब आप सेल में कोई फंक्शन एंटर करते हैं, तब आपको उसके लिए कुछ विशिष्ट पूर्व निर्धारित आर्ग्यूमेंट्स एंटर करने होते हैं। फॉर्मूला टैब के फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में फंक्शन के भिन्न कैटेगरी के प्रतिनिधित्व करने वाले भिन्न आइकॉन्स देखिए। डेट फंक्शन। डेट फंक्शन के लिए 3 आर्ग्यूमेंट्स जरूरी होते हैं, वर्ष, महीना और तारीख। फंक्शंस 2 प्रकार से एंटर किए जा सकते हैं। पहला तरीका, इससे फंक्शंस और उसकी आर्ग्यूमेंट्स सीधे ब्रैकेट में एंटर करना। एक समझ लीजिए, आप कैपिटल और स्मॉल लेटर्स ऐसे दोनों तरीके से फंक्शंस एंटर कर सकते हैं। सेल में टाइप कीजिए इक्वल टू डेट। आप टाइप करने को शुरुआत करते ही एक छोटा पॉपअप बॉक्स दिखेगा। उससे आपको चाहिए वो ऑप्शन डबल क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट्स टाइप कीजिए। आप ब्रैकेट टाइप करते ही और एक पॉपअप बॉक्स दिखेगा जिसमें इस फंक्शन के लिए जरूरी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होंगे। हर आर्ग्यूमेंट कॉमा देकर लिखिए और फिर ब्रैकेट पूर्ण कीजिए। जवाब पाने के लिए एंटर प्रेस कीजिए। फंक्शन आर्ग्यूमेंट विंडो। फंक्शन एंटर करने का दूसरा तरीका यानी फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स विंडो। अनेक आर्ग्यूमेंट्स विचाराधीन होते हैं और फंक्शंस अधिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, तब ये तरीका अधिक उपयुक्त होता है, ऐसा दिखता है। अब ये विंडो इस्तेमाल करके डेट फंक्शन लिखते हैं। सेल में क्लिक कीजिए। फिर फॉर्मूला टैब के फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में डेट एंड टाइम सिलेक्ट कीजिए। उसमें से डेट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आने वाले फंक्शन आर्ग्यूमेंट विंडो में वर्ष, महीना और तारीख न्यूमेरिक फॉर्म में भरिए और ओके क्लिक कीजिए। अब डेट डिफॉल्ट फॉर्मेट में डिस्प्ले हुई दिखेगी। डेट का फॉर्मेट बदलने के लिए होम टैब के सेल्स ग्रुप के फॉर्मेट सिलेक्ट कीजिए और उसमें से फॉर्मेट सेल्स सिलेक्ट कीजिए। डिस्प्ले हुए विंडो में सही डेट कैटेगरी सिलेक्ट की गई है और टाइप बॉक्स में सही फॉर्मेट पर क्लिक किया है, यह निश्चित कीजिए। फिर ओके क्लिक कीजिए। अब आपने स्पेसिफाई किए फॉर्मेट में डेट डिस्प्ले हुई आपको दिखेगी। बाकी डेट एंड टाइम फंक्शंस जैसे कि आज, अब, तारीख, महीना और वर्ष आदि भी खुद इस्तेमाल करके देखने का प्रयत्न कीजिए। इफ फंक्शन।
इफ फंक्शन ये कंडीशन चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पेसिफाइड कंडीशन अगर ट्रू होता है तो वो एक वैल्यू देता है, और अगर फॉल्स हुई तो दूसरी वैल्यू देता है। डिस्प्ले किए वर्कसेट के छात्र पास है कि फेल, ये तय करने के लिए इफ फंक्शन का इस्तेमाल करके देखते हैं। छात्रों को पास होने के लिए कम से कम 35% मार्क्स की जरूरत है, ऐसा मानते हैं। अब सेल में क्लिक करके फॉर्मूला एंटर कीजिए। टाइप कीजिए इक्वल टू इफ ब्रैकेट में 8 मोर देन इक्वल टू 35 कॉमा पास कॉमा फेल, ब्रैकेट पूर्ण कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। रिजल्ट पास ऐसे डिस्प्ले हुआ है क्योंकि इस छात्र को 35% से अधिक मार्क्स हैं। प्रथम जांचना, जरूरी कंडीशन स्पेसिफाई करना, ये इफ फंक्शन के सिंटैक्स की प्रमुख जरूरत है। उसके बाद शर्त पूरी होने पर ली जाने वाली एक्शन एंटर करना और शर्त पूरी न होने पर ली जाने वाली एक्शन एंटर करना जरूरी है। हमने यहां परसेंटेज 35 से ज्यादा या इक्वल है कि नहीं ये प्रथम चेक किया। उनके जवाब यस होंगे तो रिजल्ट पास डिस्प्ले होना जरूरी है। अगर कंडीशन स्पेसिफाई नहीं हुई है तो इससे परसेंटेज अगर 35 से कम होंगे तो फेल ऐसा रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए। एक बात समझ लीजिए, पास और फेल ये शब्द डबल कोटेशन मार्क्स में ही लिखना जरूरी है। अब ये फॉर्मूला रिजल्ट कॉलम के सभी सेल्स में कॉपी कीजिए। इफ्स फंक्शन। कभी कभी आपको एक से अधिक इफ कंडीशन की जरूरत लग सकती है। ऐसी परिस्थिति में इफ्स फंक्शन काम सुलभ कर सकता है। समझिए, आपको छात्रों के परसेंटेज पर आधारित ग्रेड्स देने हैं। अगर परसेंटेज 80 या उससे अधिक है तो ए प्लस ग्रेड, परसेंटेज 75 से अधिक लेकिन 80 से कम है तो ए ग्रेड, परसेंटेज 60 से अधिक लेकिन 75 से कम है तो बी ग्रेड, परसेंटेज 50 से अधिक लेकिन 60 से कम है तो सी ग्रेड, परसेंटेज 35 से अधिक लेकिन 50 से कम है तो पास ग्रेड, और बाकी सब फेल। यहां अनेक कंडीशंस चेक करने हैं लेकिन चिंता मत कीजिए, इफ्स फंक्शन ये काम आसान करता है। सेल L8 पर क्लिक कीजिए और फॉर्मूला टाइप कीजिए इक्वल टू इफ्स ब्रैकेट में K8 मोर देन इक्वल टू 80 A प्लस कॉमा K8 more than equal to 75, A comma K8 more than equal to 60, B K8 more than equal to 50, C K8 more than equal to 35, pass, true, fail, ब्रैकेट पूर्ण कीजिए। ग्रेड देखने के लिए एंटर प्रेस कीजिए। बाकी सेल्स में ड्रैग करके फॉर्मूला कॉपी कीजिए। फॉर्मूला कैसे तैयार किया गया है आप समझे ना? पहला भाग है ग्रेड ए प्लस की कंडीशन चेक करना। अगर उस कंडीशन की पूर्तता नहीं होती है तो अगली कंडीशन चेक की जाती है। इफ्स फंक्शन के एक ही कंडीशन की पूर्तता नहीं हो रही है तो एक्सेल ने फेल पर्याय चुनने के लिए आखिर में ट्रू फेल ये फंक्शन ऐड की जाती है। कॉपिंग फॉर्मूला वैल्यूज। जब फॉर्मूलाज ये बाकी सेल्स के वैल्यूज पर निर्भर होते हैं, उन सेल्स में हुए बदलाव अनुसार रिजल्ट भी बदलता है। लेकिन जब ये सेल्स डिलीट की जाती है तब क्या होता है? ऐसे वक्त आपको फॉर्मूला एरर दिखाता है। ऐसे एरर्स कैसे टालते हैं ये देखते हैं। इस वर्कसेट के टोटल, परसेंट और ग्रेड कॉलम ये इस वर्कसेट के सब्जेक्ट कॉलम्स के मार्क्स पर निर्भर है। आपको सब्जेक्ट कॉलम्स डिस्प्ले न करते हुए सीधे आखिर के 3 कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं। उसके लिए आप अगर मार्क्स वाले सब्जेक्ट कॉलम्स
सीधे डिलीट कर दें तो आपको फॉर्मूला एरर्स दिखेंगे। ये समस्या सुलझाने का एक मार्ग है। प्रथम, क्विक एक्सेस टूल बार के अनडू बटन क्लिक करके अब टोटल कॉलम के मार्क्स वाले फॉर्मूलाज सिलेक्ट कीजिए। उनको कॉपी करने के लिए Ctrl+C प्रेस कीजिए। ये सेल्स सिलेक्टेड रख के होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के पेस्ट आइकॉन के नीचे डाउन एरो प्रेस कीजिए और पेस्ट वैल्यूज के नीचे वैल्यूज ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। इससे सिर्फ फॉर्मूला कॉपी करने के बजाय फॉर्मूलाज के रिजल्ट कॉपी किए जाते हैं। एस्केप प्रेस कीजिए और सिलेक्शन के बाहर क्लिक कीजिए। अब टोटल कॉलम के कुछ सेल्स पर क्लिक कीजिए और फॉर्मूला बार में आने वाले कंटेंट चेक कीजिए। आपको दिखेगा कि वहां अब फॉर्मूलाज की जगह एक्चुअल वैल्यूज हैं। अब आप मार्क्स डिटेल्स वाले कॉलम्स डिलीट कर सकते हैं। आखिर के 3 कॉलम अचूक डिस्प्ले हुए दिखेंगे क्योंकि वहां डिलीट हुए सेल्स का रेफरेंस वाला फॉर्मूला नहीं है। इस प्रकार आपको अगर सेल्स की दूसरे सेल्स पर होने वाली डिपेंडेंसी कम करनी है तो आप वो कॉपी कमांड और पेस्ट के पेस्ट वैल्यूज कमांड इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इंसर्ट फंक्शन आइकॉन। फॉर्मूला टैब के इंसर्ट फंक्शन आइकॉन आपको जो चाहिए वो फंक्शन खोजने के लिए और फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए मदद करते हैं। समझिए, आपको एक फंक्शन चाहिए जो आपको सेट ऑफ नंबर्स के एवरेज देगा। इंसर्ट फंक्शन विंडो के सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए एवरेज और गो बटन पर क्लिक कीजिए। सिलेक्ट ए फंक्शन बॉक्स में एवरेज से संबंधित अनेक फंक्शन दिखेंगे। आपको जो जरूरी है वो ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। अब फंक्शन आर्गुमेंट विंडो डिस्प्ले होगा। अब आपका फॉर्मूला क्रिएट करना आप कंटिन्यू कर सकते हैं। len फंक्शन या लेन फंक्शन। एक्सेल में लेन फंक्शन आपको लेंथ देता है, यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ग्रुप ये शब्द हो सकता है या शब्द समूह हो सकता है जिसमें अक्षर, अंक, चिन्ह, विराम चिन्ह हो सकते हैं। कैरेक्टर्स के ब्लैंक स्पेसेस भी कैरेक्टर ही माने जाते हैं। डिस्प्ले किए गए वर्कसेट में शब्दों की एक लिस्ट है। चलिए हम उनमें से हर शब्द की लेंथ देखते हैं। क्लिक सेल B2 और टाइप कीजिए =LEN और ब्रैकेट में शब्द वाले सेल का नंबर टाइप कीजिए जो A2 है। अब एंटर प्रेस कीजिए। शब्द की लेंथ डिस्प्ले हुई है। फॉर्मूला बाकी सेल्स में कॉपी करने के लिए फिल हैंडल नीचे ड्रैग कीजिए। अब आपको सभी शब्दों की लेंथ मिल गई है। लोअर, अपर, प्रॉपर फंक्शंस। जब टेक्सचुअल डेटा एक्सेल वर्कसेट में कॉपी किया जाता है तब कभी-कभी गलत कैपिटलाइजेशन हो सकता है। भिन्न टेक्स्ट फंक्शंस इस्तेमाल करके आप उनके करेक्शन कर सकते हैं। लोअर फंक्शन ये सेल के टेक्स्ट को लोअर केस में यानी स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। B2 सेल में कैपिटल लेटर्स में कुछ टेक्स्ट एंटर कीजिए, उदाहरणार्थ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब यही कंटेंट लोअर केस में डिस्प्ले करने के लिए क्लिक कीजिए B4 और टाइप कीजिए लोअर ब्रैकेट में B2 और ब्रैकेट पूर्ण कीजिए। एंटर प्रेस करके देखिए, सभी लेटर्स लोअर केस में डिस्प्ले हुए हैं। आगे चलिए ये शब्द प्रॉपर केस में लिखते हैं, यानी हर शब्द का पहला अक्षर अपर केस में और बाकी अक्षर लोअर केस में। क्लिक कीजिए B6 और टाइप कीजिए प्रॉपर ब्रैकेट में B2 ब्रैकेट पूर्ण और एंटर प्रेस कीजिए। फिर एक बार ये शब्द अपर केस में डिस्प्ले करने के लिए क्लिक कीजिए सेल B8 और टाइप कीजिए अपर ब्रैकेट में B6 ब्रैकेट पूर्ण कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। ऐसे आप आपके वर्कसेट के कैपिटलाइजेशंस बदल सकते हैं। SUMIF फंक्शन। समिफ फंक्शन ये सेल में कुछ निकष वाले सिलेक्टेड रेंज के वैल्यूज ऐड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
डिस्प्ले किए गए वर्कसेट में एक एम्प्लॉयज की लिस्ट, उनके विभाग और उनकी तनख्वाह दिए हैं। अब हमें हर विभाग के एम्प्लॉय को मिलने वाली तनख्वाह निकालनी है। अकाउंट डिपार्टमेंट से शुरुआत करते हैं। सेल H9 में क्लिक कीजिए, फिर फॉर्मूला टैब में फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप के मैथ एंड ट्रिग सिलेक्ट कीजिए। उसमें से समिफ पर क्लिक कीजिए। फंक्शन आर्गुमेंट विंडो में रेंज बॉक्स में टाइप कीजिए B2:B21। ये रेंज होने से हम कुछ क्राइटेरिया मैच करेंगे। क्राइटेरिया बॉक्स में टाइप कीजिए ACC, क्योंकि हमें यही खोजना है। सम रेंज बॉक्स में टाइप कीजिए C2:C21, क्योंकि जिनकी सम करनी है वो एक्चुअल वैल्यूज इनमें हैं। फिर ओके क्लिक कीजिए। अकाउंट डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी अब डिस्प्ले की गई है। इसी प्रकार बाकी डिपार्टमेंट्स के भी टोटल सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन ये स्पेसिफाइड क्राइटेरिया से संबंधित रेंज के सेल्स की कुल संख्या के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वर्कसेट में हमें हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की संख्या खोजनी है। अकाउंट डिपार्टमेंट से शुरुआत करते हैं। मूलतः हमें ACC ऐसा शब्द वाले सेल्स की संख्या गिननी पड़ेगी। काउंटिफ फंक्शन के सिंटैक्स है इक्वल टू COUNTIF काउंटिफ ब्रैकेट में रेंज कॉमा क्राइटेरिया ब्रैकेट पूर्ण। तो सेल H9 में क्लिक कीजिए और टाइप कीजिए इक्वल टू काउंटिफ ब्रैकेट में B2:B21। ये रेंज होने से हमें क्राइटेरिया लिखना पड़ेगा, जो है ACC ब्रैकेट पूर्ण, और एंटर प्रेस कीजिए। देखिए अकाउंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की संख्या डिस्प्ले की गई है। अब बाकी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की संख्या इसी प्रकार देखिए। काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक फंक्शंस। काउंटिंग से संबंधित कुछ बाकी भी फंक्शंस है। काउंट फंक्शन ये सेल्स के रेंज के नॉन ब्लैंक एंट्रीज के न्यूमेरिकल्स की संख्या खोजने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। काउंट ए फंक्शन, जिसे काउंट ऑल फंक्शन भी कहा जाता है, ये सेल्स के रेंज के सभी नॉन ब्लैंक एंट्रीज की संख्या खोजने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। काउंट ब्लैंक फंक्शन ये सेल्स के रेंज के ब्लैंक सेल्स की संख्या खोजने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सेल B1 to B20 इन सेल्स रेंज में इस फंक्शंस के रिजल्ट्स देखते हैं। सेल F2 में फॉर्मूला टाइप कीजिए इक्वल टू काउंट ब्रैकेट B1:B20 ब्रैकेट पूर्ण। सेल F4 में टाइप कीजिए इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट में B1:B20 ब्रैकेट पूर्ण। सेल F6 में टाइप कीजिए इक्वल टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट में B1:B20 ब्रैकेट पूर्ण। आपको दिखेगा कि इस रेंज में 14 न्यूमेरिकल एंट्रीज, 18 टोटल एंट्रीज और 2 ब्लैंक सेल्स हैं। टेक्स्ट जॉइन फंक्शन। टेक्स्ट जॉइन फंक्शन आपको 2 या अधिक टेक्स्ट स्ट्रेंथ्स एक साथ जोड़ने में मदद करता है, जिसमें हर वैल्यू डिलिमिटर से सेपरेट की होती है। इस वर्कसेट में भिन्न सप्लायर्स के नाम और पते हैं। हर डेटा सेपरेटर से सेपरेट करते हुए भिन्न कॉलम के टेक्स्ट जोड़ने के लिए आप टेक्स्ट जॉइन फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डेटा में कुछ ब्लैंक फील्ड्स हैं, ये आपको दिखेगा। सेल H2 में टाइप कीजिए इक्वल टू टेक्स्ट जॉइन ब्रैकेट में
डबल कोटेशन कॉमा, ट्रू, कॉमा, B2 कोलन G2 ब्रैकेट पूर्ण और एंटर प्रेस कीजिए। यहां डिलिमिटर ये कॉमा और फिर स्पेस देकर स्पेसिफाई किया गया है। यह हर सेल वैल्यू में इंसर्ट किया जाएगा। जब डेटा मिसिंग होता है तब ट्रू आर्गुमेंट में कहीं ब्लैंक स्पेसेस नहीं रहेगी, यह निश्चित होता है। फॉर्मूला कॉलम के आखिर तक कॉपी कीजिए। आपको सप्लायर्स के नाम और पते ये डेटा एक ही सेल में एक साथ मिलता है जो कॉमा से सेपरेट किया गया है। स्विच फंक्शन। स्विच फंक्शन ये एक वैल्यू की बाकी वैल्यूज से तुलना करता है और करस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स देता है। इस वर्कसेट में आपको वीक डे के सामने डे नंबर डिस्प्ले करना है। उदाहरणार्थ, सोमवार ये पहला दिन है, मंगलवार दूसरा दिन और इस प्रकार आगे। अगर वो वैलिड वीक डे नहीं होगा तो आपको उसके सामने नॉट अ वीक डे ऐसा टेक्स्ट डिस्प्ले करना है। सेल C2 में फॉर्मूला एंटर कीजिए, इक्वल टू स्विच ब्रैकेट में B2 कॉमा मंडे कॉमा 1 कॉमा ट्यूसडे कॉमा 2 कॉमा वेंसडे कॉमा 3 कॉमा थर्सडे कॉमा 4 कॉमा फ्राइडे कॉमा 5 कॉमा सैटरडे कॉमा 6 कॉमा संडे कॉमा 7 कॉमा नॉट अ वीक डे एक्सक्लेमेशन मार्क ब्रैकेट पूर्ण और एंटर प्रेस कीजिए। सही डे नंबर डिस्प्ले हुआ है। पूर्ण कॉलम में फॉर्मूला कॉपी कीजिए। फॉर्मूला के आखिर के आर्गुमेंट ये जब कोई भी मैचिंग वैल्यू नहीं है तब डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं हॉलिडे ये वैल्यूज लिस्ट में स्पेसिफाई किए नहीं हैं तो उसके सामने नॉट अ वीक डे ये टेक्स्ट डिस्प्ले हुआ है। लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन। फॉर्मूला टैब के ये आइकॉन ये ऊपर दिए गए रेफरेंस टेबल के खोज के भिन्न वैल्यूज देने वाले फंक्शंस इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डिस्प्ले किए हुए वर्कसेट में एक एम्प्लॉयज की लिस्ट और उनके डिपार्टमेंट कोड्स दिए हैं। अब हमें दाहिनी तरफ दिए हुए लुकअप टेबल में देख के उनके नाम के सामने डिपार्टमेंट्स के नाम डिस्प्ले करने हैं। आप इसके लिए VLOOKUP फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ये समझ लीजिए लुकअप टेबल का पहला कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में होना जरूरी है। डिपार्टमेंट नेम हेडिंग के नीचे के पहली सेल पर क्लिक कीजिए जो है C2। फॉर्मूला टैब में फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप के लुकअप एंड रेफरेंस के VLOOKUP पर क्लिक कीजिए। VLOOKUP फंक्शन सेल्स के रेंज का प्रथम कॉलम खोजता है और फिर सेम रो के रेंज के कोई भी सेल्स के वैल्यूज देता है। फंक्शन आर्गुमेंट विंडो में आप देख सकते हैं कि इसके लिए 4 आर्गुमेंट्स की जरूरत है। लुकअप अंडरस्कोर वैल्यू बॉक्स में आप कौन सी वैल्यू खोजोगे यह स्पेसिफाई करना होता है। इसलिए सिलेक्ट B2। अब टेबल अंडरस्कोर एरे बॉक्स क्लिक करके उसमें रेफरेंस वैल्यू सेल्स की रेंज स्पेसिफाई करनी होगी, यानी लुकअप टेबल। हमें एब्सोल्यूट 1 को रेंज चेंज करनी होगी क्योंकि आपको सेम रेंज चाहिए होगी जब आप ये फंक्शन डिपार्टमेंट नेम कॉलम के सभी सेल्स में कॉपी करेंगे। इसलिए टेबल अंडरस्कोर एरे बॉक्स में टाइप कीजिए $G $2 $H $4। अब कॉल अंडरस्कोर इंडेक्स अंडरस्कोर नम से आपको जो डेटा चाहिए उस लुकअप टेबल का कॉलम नंबर स्पेसिफाई करना होगा। डिपार्टमेंट नेम ये दूसरा कॉलम होने से एंटर 2। रेंज अंडरस्कोर लुकअप बॉक्स के लिए ये एंट्री ऑप्शनल होगी। डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। इसका अर्थ आप लुकअप टेबल से डिपार्टमेंट कोड के लिए एग्जैक्ट मैचेस देख रहे हैं, इसलिए ये ऐसे ही छोड़ते हैं और ओके क्लिक करते हैं।
पहले एम्प्लॉय के सही डिपार्टमेंट नाम डिस्प्ले हुए हैं। अब फिल हैंडल नीचे आखिर के एम्प्लॉय तक उनके डिपार्टमेंट के नाम डिस्प्ले करने के लिए ड्रैग कीजिए। अप्रोक्सीमेट मैच। डिस्प्ले किए गए वर्कसेट में सभी फलों में अल्फाबेट F है जिसके बाद संख्या है। तो सभी सब्जी में अल्फाबेट V है जिसके बाद संख्या है। वी लुकअप फंक्शन ये अप्रोक्सीमेट मैचेस खोजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस केस में चौथा आर्गुमेंट यानी रेंज डैश लुकअप इसमें ट्रू ऐसे सेट करना जरूरी है। आप देख सकते हैं कि F से शुरू होने वाले सभी वस्तु लुकअप टेबल से मैच होते हैं। उसी प्रकार V एंट्रीज भी मैच की गई है। H लुकअप फंक्शन ये V लुकअप जैसा ही फंक्शन है। फर्क इतना ही है कि वो हॉरिजॉन्टली यानी लेफ्ट टू राइट ऐसे खोजता है। लुकअप टेबल के सबसे ऊपर की रो जब तक उसे आप खोज रहे वैल्यू से सिमिलर या ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू नहीं मिलती। एक्सेल में ऐसे अनेक उपयुक्त फंक्शंस हैं, उनका अभ्यास कीजिए। आपने क्या सीखा इसका रिवीजन करते हैं। फंक्शन की संज्ञा करना, डेट फंक्शन का इस्तेमाल करना, इफ फंक्शन समझाना, इफ्स फंक्शन का इस्तेमाल करना, फॉर्मूला वैल्यू कॉपी करना, लेन फंक्शन समझना, अपर, लोअर और प्रॉपर फंक्शन का इस्तेमाल करना, सम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करना और समझाना, काउंट इफ फंक्शन समझाना, काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक फंक्शंस का इस्तेमाल करना, टेक्स्ट जॉइन फंक्शन का इस्तेमाल करना, स्विच फंक्शन का इस्तेमाल करना और वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शंस का इस्तेमाल करना। चलिए कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे सेल रेंज को नाम देना और नाम दिए सेल रेंज का इस्तेमाल करना। इस वर्कशीट में 10 छात्रों ने प्राप्त किए हुए गुण हैं। चलिए एकूण मार्क्स वाले सेल्स के रेंज को नाम देते हैं। इस सेल को नाम देने का सबसे आसान उपाय यानी उनको सिलेक्ट करके नेम बॉक्स में नाम एंटर करना। इसलिए सेल्स रेंज F4 टू F13 सिलेक्ट कीजिए और नेम बॉक्स में समर्पक नाम एंटर कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। इसी प्रकार फर्स्ट सेमेस्टर मार्क्स और सेकंड सेमेस्टर मार्क्स सेल्स रेंज को नाम दीजिए। टोटल मार्क्स के एवरेज आपको फॉर्मूला में पाने के लिए आप सिर्फ इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट में सेल रेंज के नाम ब्रैकेट पूर्ण इतना लिख पाए तो हो गया। फॉर्मूला टैब के डिफाइंड नेम्स ग्रुप के कमांड्स आपको आपने डिफाइन किए नाम से काम करने में मदद करते हैं। आपने नाम दिए हुए सभी सेल रेंज वाली विंडो देखने के लिए नेम मैनेजर बटन पर क्लिक कीजिए। यहां आप नया नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। डिफाइंड नेम्स ग्रुप के यूज इन फॉर्मूला कमांड आपको आपके फॉर्मूला में रेंजेस के नाम इंसर्ट करने के लिए मदद कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर कॉलम के मैक्सिमम मार्क्स पाने के लिए फॉर्मूला तैयार करने के लिए फॉर्मूला की शुरुआत टाइप कीजिए और फिर यूज इन फॉर्मूला बटन क्लिक कीजिए। जरूरी नाम सिलेक्ट कीजिए और रिजल्ट के लिए एंटर प्रेस कीजिए। सेल रेंजेस को नाम देने का और आपके फॉर्मूला में उनको इंसर्ट करने का प्रयत्न कीजिए। आपको यह बहुत उपयुक्त लगेगा। आइए आपने क्या सीखा इसका रिवीजन करते हैं। सेल रेंज को नाम देना और
नाम दिए सेल रेंज का इस्तेमाल करना। नीता अब 20 साल की हो गई है। वो एक पाठशाला में पढ़ाने का काम भी कर रही है। हालांकि इस जॉब में उसे बहुत ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती, पर पढ़ाई के साथ साथ उसे थोड़े पैसे कमाना, अपने पैरों पे खड़े होने का एहसास जरूर दिलाते हैं। कल जब वो जॉब से वापस आई तो उसने अपने पिता से कहा कि उसे उसकी स्कूल में पैन कार्ड की मांग की गई है, पर उसके पास पैन कार्ड था ही नहीं। अब नीता को लगा कि बहुत ही बड़ी मुश्किल हो गई, पर उसके पिता ने उसे बताया कि पैन कार्ड मिलना अब मुश्किल नहीं, बस ऑनलाइन फॉर्म भरो, पैसे भरो और आपको पैन कार्ड घर पे डिलीवर हो जाएगा। नीता अंदर जाके अपना लैपटॉप लेके आई और पिताजी से बोली कि चलिए अब हम अभी पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि इनकम टैक्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट कैसे खोलें, पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन कैसे खोजें और पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे भरें। सबसे पहले गूगल पे जाएं और एड्रेस बार में incometaxindia.gov.in टाइप करें और फिर एंटर करें। इनकम टैक्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट खुल जाती है। चूंकि हमें पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, इसलिए हम स्क्रॉल करके इस पेज के नीचे आएंगे। यहाँ आपको अप्लाई फॉर पैन दिखाई देगा। इस लिंक पे क्लिक करें। पैन के लिए हमें जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसके लिए हमें www.myutitsl.com इस वेबसाइट पे जाना होगा। ये लिंक इस पेज पे मौजूद है, उस पे क्लिक करें। एक पॉपअप खुलेगा जो आपको बताएगा फॉर्म भरने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के बाहर ले जाया जा रहा है। आप यस पे क्लिक करें। अब अप्लाई पैन कार्ड एज एन इंडियन सिटीजन पे क्लिक करें। यहां अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड पे क्लिक करें। आपके सामने पैन कार्ड के लिए जरूरी एप्लीकेशन खुल गया है। चलिए अब इसे भरते हैं। इस फॉर्म को सावधानी से भरें, क्योंकि ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बनने जा रहा है। चलिए सबसे पहले अपना नाम उपाधि के साथ भरें। इसलिए सिलेक्ट टाइटल पे क्लिक करें। इसमें से श्री, श्रीमती, कुमारी, इसमें से आपके लिए जो लागू है ऐसी उपाधि चुनें। पैन कार्ड पे आपके साथ साथ आपके मां या पिता का नाम भी होता है। अगर आपको अपने पिता का नाम पैन कार्ड पे चाहिए तो फादर्स नेम पे, और अगर मां का नाम चाहिए तो मदर्स नेम पे क्लिक करें। अब आपको अपना पता भरना होगा और अपना पिन कोड लिखना बिल्कुल न भूले। इसके बाद आपको अपना टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी एंटर करना होगा। टेलीफोन नंबर लिखने से पहले अपने देश के कोड और एरिया कोड यानी एसटीडी कोड एंटर करना न भूले। इस आवेदन में भरी जानकारी सत्य है। इसका डिक्लेरेशन आप जिस हैसियत से कर रहे हैं, उसका चुनाव आपको बॉक्स में दिए मेन्यू में से करना होगा। यहां हम हिमसेल्फ पे क्लिक करेंगे। हमने पूरा आवेदन भर दिया है। अब सबमिट पे क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद अगर आवेदन में कोई जानकारी की कमी हो तो वो आपको एक पॉपअप द्वारा सूचित किया जाएगा। पर हमारे आवेदन में जानकारी की कोई कमी नहीं थी, इसलिए हम नए पेज पर पहुंच चुके हैं जहां हमें मेक पेमेंट इस पे क्लिक करना है। हम
पेमेंट गेटवे पर पहुंच चुके हैं। यहां आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करके पेमेंट गेटवे चुनना होगा। पेमेंट प्रोसेस पूरी करने के लिए जैसे ही हमने पासवर्ड एंटर किया, एक पॉपअप में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, आधार लिंक्ड विथ योर पैन, यानी आपका आधार कार्ड आपके पैन से जोड़ा जाएगा। इस पर ओके पे क्लिक करें। आपके सामने है आपके आवेदन की एक्नॉलेजमेंट। हमने जो एप्लीकेशन किया है उसकी एक्नॉलेजमेंट एक पॉपअप के स्वरूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। इसमें जो एप्लीकेशन कूपन नंबर दिखाई दे रहा है वो आप कहीं जरूर नोट करके रखें, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप MS वर्ड में सेव करके भी रख सकते हैं। जब सारी जानकारी आप नोट कर ले तो आई हैव नोटेड एज अबव के सामने जो यस है उस पे क्लिक करें। अब हमारी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हुई। राइट पेन में प्रिंट पे क्लिक करके इसकी प्रिंट आउट निकाले, फिर उस पे निर्देशित आकार के फोटो चिपका के और साइन करके फॉर्म में बताए गए पहचान, पता एवं जन्मतिथि संबंधित दस्तावेजों के साथ इस आवेदन को नजदीकी आयकर विभाग कार्यालय में जमा करें। नीता ने जैसे ही फॉर्म भर दिया उसे बहुत ही गर्व महसूस हुआ। उसे ऐसे लगा जैसे अब वो भी भारत की जिम्मेदार नागरिक है जो इस देश को चलाने में अपनी भूमिका निभा रही है। उसने ये निश्चय किया कि उसके पिता ने जो जानकारी उसे दी वो उसे और लोगों तक भी पहुंचाएगी। सूचना, वेबसाइट्स के कंटेंट और लेआउट अपडेट हो जाने की संभावना रहती है। इस मॉड्यूल का उद्देश्य वेबसाइट के फीचर्स का सामान्य परिचय कराना है। हमेशा वेबसाइट के लेटेस्ट वर्जन के लिए चेक करें और उसका उपयोग करें। ई साइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जोड़कर मैनुअल पेपर आधारित हस्ताक्षर बदलना। शुभम पुणे का रहने वाला है। हाल ही में चेन्नई में मास्टर डिग्री कोर्स के लिए दाखिला लेने तक वो अपने पिता के साथ यही रहा करता था, इसलिए उन्हें अब चेन्नई शिफ्ट होना पड़ा है। कल उनके पिता ने उन्हें 2 BHK फ्लैट में निवेश करने की बात करने के लिए बुलाया था। उनके पिता शुभम को फ्लैट के लिए सह आवेदक के रूप में जोड़ना चाहते हैं। शुभम को फ्लैट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन और कई अन्य कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता पड़ेगी। दस्तावेजों के भौतिक रूप से उसके सामने आए बिना वो कैसे हस्ताक्षर कर सकता है? ई साइन, हाँ, अब आप किसी दस्तावेज पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर सकते हैं और ये वैध माना जाएगा। आप अधिकांश आधिकारिक दस्तावेजों के लिए मैनुअल पेपर आधारित हस्ताक्षर को ई हस्ताक्षर से बदल सकते हैं। आइए जानें कि इसके लिए आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में वेबकैम की कैसे आवश्यकता होगी। इस पोर्टल को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर खोलें। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अभी गेट योर साइन ID पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको नवीनतम आधार KYC XML की आवश्यकता होगी। नया बनाने के लिए यहाँ क्लिक करें। आपको UIDAI की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। नीचे स्क्रॉल करें और आधार पेपरलेस ऑफलाइन eKYC विकल्प पर क्लिक करें। नीचे स्क्रॉल करें और अपना 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर और सुरक्षा कैप्चा कोड दर्ज करें। OTP प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें। OTP डालें। अब आपको अपने पेपरलेस eKYC दस्तावेज के लिए एक शेयर कोड बनाना होगा। एक कोड दर्ज करें जो आपको याद रहे। डाउनलोड पर क्लिक करें। जिप फाइल डाउनलोड हो गई है। फाइल की लोकेशन खोलें और फाइल एक्सट्रैक्ट करें। आपके द्वारा बनाया गया शेयर कोड दर्ज करें और ओके पर क्लिक करें। अब ई साइन क्रिएशन पोर्टल पर वापस जाएं। एग्री पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। आपको इस प्रक्रिया को 5 चरणों में पूरा करना होगा। आप चुन सकते हैं कि आप कौन सी साइनर ID के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी मोबाइल के साथ आगे बढ़ते हैं। आपके आधार से जुड़ी हुई अपनी ईमेल ID दर्ज करें। अपना मोबाइल नंबर और पैन कार्ड नंबर दर्ज करें। अब आपके द्वारा अभी बनाई गई eKYC XML फाइल को अपलोड करें। शेयर कोड फिर से दर्ज करें। अब एक नया ई साइन पिन डालें जो आपको याद रहे।
इसको फिर से डालें। बॉक्स पर क्लिक करें और सबमिट करें। इसके बाद अपने ईमेल पर प्राप्त ओटीपी को जनरेट करके और दर्ज करके अपना ईमेल वेरीफाई करें। इसी तरह से अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करें। एग्रीमेंट को पढ़ें और जब हो जाए तो इंस्ट्रक्शन को कंफर्म करें और एग्री पर क्लिक करके आगे बढ़ें। अब आप पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब ये मुफ्त है, तो बाय नाउ पर क्लिक करें। ये साइन 15 दिन तक वैध रहेगा। अगला स्टेप अपने खुद के वीडियो को कैप्चर करना है। दिए गए निर्देशों को स्पष्ट रूप से पढ़ें। पढ़ने के बाद निर्देश की पुष्टि करें और एग्री पर क्लिक करके आगे बढ़ें। अब आपको अपने वीडियो को 20 सेकंड तक कैप्चर करना है। यहाँ दी गई लाइन को स्पष्ट रूप से बोलें, जैसा कि आपके वीडियो में बताया गया है। जब आप तैयार हो तो कैप्चर वीडियो पर क्लिक करें। लाइन को फिर से बोलें, मेरा नाम शुभम भावसार है और मैंने CAC ई-साइन सर्विसेज के लिए आवेदन किया है। सेव वीडियो पर क्लिक करें। अब आपको रजिस्ट्रेशन की एक एक्नॉलेजमेंट प्राप्त होगी। भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड करें। जब आपका आवेदन अप्रूव्ड हो जाता है तो आपको साइन इन विवरण के साथ एक ईमेल प्राप्त होगा। एक बार जब आप ई-साइन पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो आप यहाँ दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और उन पर ई-साइन जोड़ सकते हैं। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, आप अपने दस्तावेजों पर ई-साइन देख पाएंगे। शुभम ने ई-साइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड किया और अपने पिता को भेज दिया। उन्होंने अन्य दस्तावेज भी भेजे हैं जिन पर उनके ई हस्ताक्षर होंगे। वे अब जल्द ही फ्लैट का पोजीशन पाने को लेकर उत्साहित हैं। रमेश हाल ही में 18 वर्ष का हुआ है। वो खुश है कि अब उसे बालिग माना जाएगा। चूंकि वो भारतीय चुनाव प्रणाली के अनुसार मतदान करने पात्र बन गया है, वो अपने वोटर आईडी कार्ड को पाने के लिए उत्सुक है। उसे पता है कि इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना ही सबसे आसान और जलद तरीका है। चलिए देखते हैं उसने ये कैसे किया। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड के लिए एप्लीकेशन करने की प्रक्रिया को समझाना। वोटर आईडी कार्ड के लिए रजिस्टर करने के लिए www.nvsp.in इस वेबसाइट पर नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल को भेंट दीजिए। होम पेज को नीचे स्क्रॉल कीजिए और नेशनल सर्विसेज के अंतर्गत अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर पर क्लिक कीजिए। फॉर्म 6 प्रदर्शित हुआ है। जिला और विधानसभा या संसदीय क्षेत्र को सिलेक्ट कीजिए और एप्लीकेंट का नाम, लिंग और आयु जैसी मूलभूत बातों को एंटर कीजिए। बाद में माता-पिता या विवाहिती विवरणों के साथ जन्म की तारीख और जन्म स्थान जैसे जन्म विवरणों को एंटर कीजिए। आगे एप्लीकेंट के आवासीय पते का विवरण एंटर कीजिए। सेना में बनना है इसके अधिकारी बाद तो क्लास 10th के बाद ज्वाइन करें मेजर कल्सी क्लासेस। इसके लिए प्री बुकिंग ओपन हो चुकी है सेशन 2025 और 26 के लिए। उठाइए फोन करिए कॉल हमें 9696333333 पर। एमकेसी से जुड़ करके आप बनेंगे 100% सेना में अधिकारी। जय हिंद, जय भारत। होगा। आपको फोटोग्राफ, पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ जैसे सहायक डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करना जरूरी है। इसलिए इन सभी की स्कैन्ड प्रतियां होना आवश्यक है। आधार कार्ड या बिजली के बिल का एड्रेस प्रूफ के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जबकि आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग पहचान पत्र के रूप में किया जा सकता है। डिक्लेरेशन सेक्शन में आवश्यक विवरणों को एंटर कीजिए, जैसे कि वो तारीख जब से एप्लीकेंट उल्लिखित घर में रह रहा है और क्या एप्लीकेंट का नाम अन्य किसी मतदाता सूची में शामिल है। एंटर किए गए समस्त विवरण सही है, इसकी पुष्टि करने के बाद सेव पर या सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिशन के बाद आपका अनुरोधित आईडी प्रदर्शित होता है। भविष्य के संदर्भों के लिए इसे लिख कर रखिए। इसका उपयोग आप आपके एप्लीकेशन के स्टेटस का ट्रैक रखने के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार आप आसानी से
नया वोटर ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड उपयोगी डॉक्यूमेंट है और वैध पहचान पत्र है। क्या आपने आपके परिवार के समस्त वोटर्स को रजिस्टर कराया है? मतदान ये एक नागरिक का हक होने के साथ साथ उसका कर्तव्य है। कीबोर्ड पर पाए जाने वाले सामान्य प्रतीक और उनके विवरणों की सूची इस प्रकार है। नाम विस्मयादि चिन्ह। विवरण विस्मयादि चिन्ह का उपयोग सामान्यतः तेज भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। कोटेशन चिन्ह जोड़े में कोटेशन चिन्ह का उपयोग करके किसी कही हुई बात, वक्तव्य, मुहावरे या शब्द को दर्शाने के लिए किया जाता है। एक ही बटन से खोलने और बंद करने के कोटेशन चिन्ह को टाइप किया जाता है। नंबर का प्रतीक या हैश। नंबर के प्रतीक का सामान्यतः उपयोग संख्या शब्द के संक्षेपण के रूप में किया जाता है। डॉलर का चिन्ह। डॉलर के प्रतीक का उपयोग प्राथमिक रूप से किसी मुद्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है। प्रतिशत का चिन्ह। प्रतिशत का चिन्ह प्रतिशत दर्शाने के लिए किया जाता है। एम्परसैंड। एम्परसैंड का उपयोग सामान्यतः और को दर्शाने के लिए किया जाता है। एपोस्ट्रोफी या सिंगल कोट। एपोस्ट्रोफी प्रमुख रूप से अक्षरों की अनुपस्थिति को चिन्हित करता है और संज्ञा के स्वामित्व को प्रदर्शित करता है। पैरेंथेसिस या गोल ब्रैकेट। जोड़े में पैरेंथेसिस का उपयोग करके टेक्स्ट को अलग से प्रदर्शित करते हैं अथवा कुछ टेक्स्ट को अन्य टेक्स्ट से अलग प्रदर्शित किया जाता है। एस्ट्रिक या स्टार। एस्ट्रिक गुणा करने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। प्लस धन का चिन्ह। प्लस का चिन्ह जोड़ने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। कॉमा। कॉमा का उपयोग प्रमुख रूप से चीजों को अलग करने के लिए किया जाता है। हाइफन या माइनस घटाने का चिन्ह। शब्दों को जोड़ने के लिए और किसी एक ही शब्द के अक्षरों को अलग अलग करने के दोनों ही कामों के लिए हाइफन का उपयोग होता है। इसका उपयोग घटाने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए भी किया जाता है। पीरियड। पीरियड का उपयोग एक बिंदु, पूर्ण विराम अथवा दशमलव के रूप में किया जाता है। स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश। सामान्यतः स्लैश का उपयोग इंटरनेट के एड्रेस को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। भाग देने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। कोलन। कोलन का उपयोग सामान्यतः कुछ सामग्रियों की सूची को प्रदर्शित करने के लिए होता है। सेमीकोलन। सेमीकोलन का उपयोग सामान्यतः ऐसे दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है जो वाक्य भी हो सकते थे। एंगल ब्रैकेट। एंगल ब्रैकेट का उपयोग सामान्यतः कुछ निश्चित प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में विशेष प्रकार के कोड, जिन्हें टैग कहते हैं, इनको संलग्न करने के लिए किया जाता है। पहले एंगल ब्रैकेट का उपयोग से कम को प्रदर्शित करने के लिए और दूसरे का उपयोग से अधिक को प्रदर्शित करने के लिए भी किया जाता है। बराबर का चिन्ह ये समानता को प्रदर्शित करता है। प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य को अथवा एक अज्ञात डेटा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। एट का चिन्ह। ये चिन्ह एट शब्द के संक्षेपण के रूप में उपयोग किया जाता है। सामान्यतः इसका उपयोग ईमेल एड्रेस के एक भाग के रूप में किया जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स का उपयोग प्रमुख रूप से ऐसी सामग्री को शामिल करने के लिए किया जाता है जो सामग्री मूल लेखक की न होकर किसी अन्य लेखक की हो। इनका उपयोग गणित में भी किया जाता है। बैकस्लैश। बैकस्लैश का उपयोग करके एक फाइल के पाथ को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे C:\Windows, और साथ ही इसका उपयोग प्रोग्रामिंग की अनेक लैंग्वेज में किया जाता है। कैरेट, सर्कमफ्लेक्स या कंट्रोल।
कैरेट का उपयोग सामान्यतः कुछ निश्चित भाषाओं में उच्चारण के चढ़ाव को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अंडरस्कोर, सामान्यतः अंडरस्कोर का उपयोग शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। बैक कोट या लेफ्ट कोट या ग्रेव एक्सेंट, सामान्यतः बैक कोट का उपयोग कुछ निश्चित भाषाओं में उच्चारण के चढ़ाव को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट्स, प्रोग्रामिंग की अनेक लैंग्वेज में ब्रेसेस का उपयोग कुछ वक्तव्यों के समूहों को शामिल करने के लिए किया जाता है। गणित, कविता और संगीत में इनका उपयोग विशेष तरीकों से किया जाता है। बार या पाइप, इस कैरेक्टर का गणित और प्रोग्रामिंग के क्षेत्रों में विविध उपयोग होता है। सामान्य टाइपोग्राफी में इसका उपयोग विभाजक के रूप में किया जाता है। टिल्ड, टिल्ड चिन्ह का उपयोग कभी-कभी लगभग अथवा के समान को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। चिन्हों को टाइप करना सीखने से पहले यह सुनिश्चित करना बेहतर होगा कि आप सभी अक्षरों और संख्याओं के बटनों को आराम से टाइप करने लगे हैं। आइए मैं आपको कुछ प्रतीकों के लिए उंगलियों की क्रियाओं को समझाऊं। ओपन स्क्वायर ब्रैकेट बटन पी बटन के दाहिनी ओर स्थित हैं और इसे बाएं हाथ की छोटी उंगली की ऊपर और दाहिनी ओर की गई सीधी गति से टाइप किया जाता है। क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट का बटन एक और दाहिनी ओर स्थित हैं और इस बटन के बाद बैकस्लैश बटन स्थित हैं। ये सभी बटन दाहिने हाथ की छोटी उंगली से टाइप किए जाते हैं। जब आप इन तीनों बटनों के पर सुविधाजनक ढंग से टाइप कर लेते हैं तो बिना कीबोर्ड पर देखे हुए उन्हें टाइप करने का प्रयास करें, जिससे आपको अच्छा अंदाजा हो सकेगा कि कैसे प्रत्येक बटन के लिए छोटी उंगली की गति अलग-अलग होती है। पढ़ने की सभी सामग्री को दाहिनी ओर रखना चाहिए। पढ़ने में आसानी के लिए इसे ऊंचा करके रखना चाहिए। कीबोर्ड की ऊंचाई उचित होनी चाहिए। यदि कीबोर्ड अत्यधिक ऊंचा है तो इसका अर्थ है कि आपकी कुर्सी बहुत नीचे है और फलस्वरूप टॉप कीबोर्ड रो में गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। यदि कीबोर्ड बहुत नीचा है तो इसका अर्थ है कि आपकी कुर्सी बहुत ऊंची है और ऐसे में बॉटम कीबोर्ड रो में गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। माइनस और इक्वल के बटन कीबोर्ड पर सबसे ऊपर की ओर सभी संख्याओं के दाहिनी ओर स्थित हैं। इन बटनों को दाहिनी छोटी उंगली से कुछ अधिक फैलाने की आवश्यकता होती है और उन तक समुचित ढंग से पहुंचने के लिए संभव है कि आपको दाहिनी छोटी उंगली को थोड़ा अधिक फैलाने की आवश्यकता होगी। अपनी अन्य उंगलियों को उनकी होम रो से दूर किए बिना इन बटनों को टाइप करना कठिन है, अतः अन्य उंगलियों की गति को यथासंभव कम करने के लिए थोड़ा अधिक सतर्क रहें। संख्या 1 के बटन के ठीक बाईं ओर स्थित बटन को ग्रेव एक्सेंट बटन कहते हैं। इसका उपयोग बहुत अधिक नहीं होता और इसे बाएं हाथ की छोटी उंगली से टाइप करते हैं।